हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 जो कि 30 सितंबर 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग 69वीं प्रारंभिक परीक्षा। इसमें टोटल 12 सेट्स दिए गए हैं और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने सेट 1 को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की सेशन का मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान दिख रहा है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया 69th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे एडुटेरिया 69th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। पहला प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ था। कोशिश करेंगे आप सभी लोग 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ था। तो यह कहा था रजनी पाम दत्त ने। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजनी पाम दत्त यानी कि आरपी दत्त ने। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आरपी दत्त ने अपनी पुस्तक 1940 में इंडिया टुडे में लिखा है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ था जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि वीडी सावरकर ने अभिनव भारत समाज यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किया था। यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किया था। तो आपको भली भांति पता है कि अभिनव भारत समाज वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था पुणे में। लेकिन बाद में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना जो है लंदन में भी किया था। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे तो लंदन भी दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए 1952 में, ध्यान रखेंगे 1952 में, 1952 में इस सोसाइटी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। लंदन में भी इन्होंने अभिनव भारत समाज यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, लंदन में भी किया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। तीसरा प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा है, बताइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा है? जल्दी से आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह लिखा है मौलवी हसरत मोहानी ने। ठीक है, हसरत मोहानी ने लिखा है और भगत सिंह ने पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया और इसे स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता पूर्व भारत के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह जी ने, और लिखा था इसको हसरत मोहानी ने। ठीक है, 1921 में प्रसिद्ध उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा जो है यह लिखा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 7 जून 1893 को, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 जून 1893 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। इसी यात्रा के दौरान इनको पीटर मैरिट्सबर्ग में, कहाँ पर, यहाँ मैं लिखता हूँ पीटर मैरिट्स, ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग में जो है इनको ट्रेन से बाहर कर दिया गया था, पीटर मैरिट्सबर्ग में। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए राइट आंसर इसका उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, और देखिए एक प्रश्न बन सकता है कि भारत में गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो पहली बार ये 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे।
इसे भी ध्यान रखिएगा, उस समय ये स्वदेश यात्रा पर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक आधिकारिक कमेटी नियुक्त की थी, समिति नियुक्त किया था। इसमें से कौन सदस्य नहीं था? इसमें से कौन सदस्य नहीं था? तो देखिए, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था, और इस आयोग के जो सदस्य थे, गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, जयकर थे और अब्बास तैयब जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी, अब्बास तैयब जी, उसके बाद मोतीलाल नेहरू और जयकर जी। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। क्लियर? और किसकी अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में। तेज बहादुर सप्रू इसमें सदस्य नहीं थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च के दौरान उनके साथ था? बताइए। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट किया था गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पहुँचे? तो दांडी पहुँचे, नमक बना करके नमक कानून तोड़ा, और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। वेब मिलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, अंग्रेजी में इसको कहेंगे नाउ और नेवर। नाउ और नेवर नामक पॉम्पलेट किसने लिखा था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रहमत अली ने। रहमत अली ने। और ये जो नाउ और नेवर पॉम्पलेट था, इसे 1933 में पाकिस्तान घोषणा के रूप में भी जाना जाता है, और इसी पैम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते हुए एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की स्थापना के जो कारण थे वो दिए गए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहूँगा आपके एग्जाम तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हरा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये भली भांति आपको पता है, पट्टाभी सीतारामैया को। 1938 में और 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। 1938 में कहाँ पर हुआ था? तो हरिपुरा में, और 1939 में त्रिपुरी में। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और उन्होंने महात्मा गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया जी को हराया था। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा कब पारित किया गया था? बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को वर्धा, बम्बई के कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया था। तो देखिए, 8 अगस्त 1942 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, चूंकि हम लोग 150 प्रश्न कवर करेंगे इस सेट में, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सेशन को कवर करेंगे, ताकि हम लोग 40 से 45 मिनट के बीच में सेशन को कवर कर लें। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा, और आप भी सपोर्ट करिए ताकि जल्दी से सेशन हम लोग कवर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पैम्पलेट द वे आउट जारी किया था? बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत जो है द वे आउट पॉम्पलेट जारी किया था सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, और सभी लोग अपना अपना आप लोग स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और देखिए, जो नया वाला घटना चक्र आया हुआ है, जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी तक के प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। साइंस मैंने कंप्लीट करा दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, तीनों पोर्शन को मैंने कवर करा दिया है। आधुनिक भारत का इतिहास एक पार्ट आ गया है, दूसरा पार्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा। मध्यकालीन इतिहास मैंने कवर करा दिया है, बिहार का इतिहास कवर करा दिया है, और इसी प्रकार से पूरा यह बुक घटना चक्र का मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। जो वीडियोज आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लीजिए 69th बीपीएससी घटना चक्र सक्सेस केंद्र आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र नहीं था? नहीं पूछा गया है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव सहित भारत के अन्य व्यापारिक चौकियों और उपनिवेशों की स्थापना किया, जो औपनिवेशिक काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर आप देखेंगे तो पांडिचेरी नहीं था,
पांडिचेरी भारत में यह एक फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र था, पुर्तगाली नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में पहला व्यापारिक केंद्र 1651 में स्थापित किया था। ठीक है, 1651 में बंगाल ने पहली व्यापारिक चौकी सूतानुती, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, सूतानुती गांव में स्थापित किया था, जो कि वर्तमान में अब कोलकाता का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यह 1651 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, बताइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल था यह, और देखिए इसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठगी प्रथा पर भी इसने प्रतिबंध लगाया था कर्नल स्लीमैन की सहायता से, ये सब आपको याद भी होगा। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा नहीं दिया था, इसने जो है कुछ हद तक इसको रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, तो शुरू नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित संगठनों को उनके संस्थापकों के साथ मिलान करें। अच्छा, इंडियन एसोसिएशन आपको अच्छी तरीके से याद भी होगा, बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा किया गया था, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1894 में, 1884 में, माफ़ कीजिएगा, 1894 नहीं, 1884 में, 1884 में एम वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने किया था। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एम वी राघवाचार्य, उसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक हो जाएगा एम वीर राघवाचार्य। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने 1885 में किया था। तो यहाँ पर देखेंगे केटी तेलंग दिया गया है। ठीक है, और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम जी रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे जी ने किया था। तो ये अब आप लोग मिला लीजिएगा, क्रम मेरे ख्याल से 4-1-3-2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो सी में दिया गया है। ठीक है, एक बार मिला लीजिए आप लोग। भारत में लड़कियों का पहला स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था। बहुत लोगों को पहले से पता है ना कि सावित्रीबाई फुले ने 1848 में किया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। भारत में पहला लड़कियों का स्कूल जो है यह अम्बाला में स्थापित किया गया था 1840 में। 1840 में किसने किया था, तो स्कॉटिश चर्च मिशनरी थी मैरी एन कुक, मैरी एन, यहाँ मैं लिखता हूँ मैरी एन कुक। ठीक है, मैरी एन कुक ने 1840 में स्थापित किया था, 1840 में। और देखिए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता को पहचाना और भारत में पहली लड़कियों की स्कूल स्थापित की, जिसे महिला मदरसा कहा जाता था। फिर 1839 में सावित्रीबाई फुले ने, ठीक है, 1838 में सावित्रीबाई फुले ने यह स्थापित किया था, लेकिन पहले 1840 में मैंने बताया ना मैरी एन कुक, ये नाम आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं को उनके सामाजिक आंदोलनों के साथ मिलाइए। बिरसा मुंडा, तो ये आपको पता है, उलगुलान आंदोलन। ठीक है, बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह, बताइए, तो ये आपका हो जाएगा बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह कुका आंदोलन। ठीक है, बाबा राम सिंह कुका आंदोलन। उसके बाद महात्मा गांधी सत्याग्रह हो जाएगा और गुरु रविदास भक्ति आंदोलन। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग। ठीक है, इसकी स्थापना जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जो कि बीपीएससी है तो थोड़ा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए पूरी तरह से सशक्त रूप से यह 1935 में स्थापित किया गया था। सशक्त रूप से यह 1935 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना हुई थी। यह अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित एक संस्था थी, एक संगठन थी, और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान बाबू जगजीवन राम का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें से देखेंगे तो ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, कहीं भी डाउट है तो आप लोग बुक अच्छे से पढ़िए, या फिर मैं जो बता रहा हूँ
उस पर विश्वास करिए। दो ही ऑप्शन है आपके पास। चलिए निम्नलिखित में से मिलान करना है आपको। बताइए हड़प्पा के उत्खननकर्ता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दयाराम साहनी। तो कहाँ पर दिया गया है, दयाराम साहनी। ठीक है, उसके बाद लोथल का, तो लोथल का क्या हो जाएगा, लोथल का एस आर राव, एस आर राव, एस आर राव। कालीबंगन का, कालीबंगन का, कालीबंगन का बताइए, कालीबंगन का क्या हो जाएगा। तो कालीबंगन का आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अमलानंद घोष। ठीक है, उसके बाद चलिए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर का वाई डी शर्मा। ठीक है, और धौलावीरा का, धौलावीरा का आर एस बिष्ट। ठीक है, तो ये मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस वैदिक पाठ में वर्ण, वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो ये आपको पता है ना कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। चूँकि आपको पता है टोटल 5 महाव्रत है जैन धर्म में, ये 4 तो यहाँ हो गया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और ये आखिरी याद रखेंगे 5वां ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जोड़ा था किसने, तो ये वर्धमान महावीर जी ने जोड़ा था। ठीक है, ये 4 जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यह किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है, तो यह शिक्षा पार्श्वनाथ की है, और 5वां जोड़ा था वर्धमान महावीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था। कौन सा शासक था, तो यह रुद्रदामन था। रुद्रदामन गिरनार अभिलेख। ठीक है, यह संस्कृत में विशुद्ध पहला यह शिलालेख है, गिरनार। ठीक है, तो रुद्रदामन हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। इंडिका जो है यह किसकी है, तो इंडिका मेगास्थनीज की है, और इसी मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह गुप्त शासक समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलोरा गुफा मंदिर संबंधित है। इलोरा गुफा मंदिर जो है यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की सह्याद्री रेंज में अजंता गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, और इस गुफाओं की संख्या यह 34 गुफाओं का समूह है। ठीक है, और देखिए इसमें 17 जो है ये ब्राह्मण, 12 बौद्ध, और यहाँ पर 5 जो है ये जैन हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को सही क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले हुआ था कौन सा युद्ध, देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था। यहाँ पर देखिए देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध ये 1540 में, और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में अंग्रेजों का भारत आगमन में कौन सा क्रम सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सही नहीं पूछा गया है। विलियम फिंच जहांगीर के शासनकाल में आया था, सही है। पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में आया था। एडवर्ड टेरी जो है ये औरंगजेब के शासनकाल में नहीं, एडवर्ड टेरी ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित मराठों के प्रशासन की प्रमुख विशेषता कौन सी थी। प्रमुख विशेषता कौन सी थी, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए मराठा प्रशासन में राज्य की सभी शक्ति राजा में निहित होती थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें शिवाजी के शासनकाल में मराठी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। शिवाजी मराठी भाषा के प्रगति और विकास के लिए रघुनाथ पंडित हनुमंते, ठीक है, रघुनाथ पंडित हनुमते की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ये भी सही दिया गया है, और ये जो समिति थी इसी समिति ने जो है एक शब्दकोश का निर्माण भी किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, 1 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को निम्न में से किस नाम से जानते थे। तो यह किस नाम से जानते थे इसको, तो यह आयंगर व्यवस्था के नाम से, आयंगर व्यवस्था के नाम से।
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के संदर्भ में यह कथन प्रचलित था कि वह एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया फिर सुल्तान बन गया? बताइए यह कथन किसके संदर्भ में है? यह कथन जो है यह किसके संदर्भ में है? तो यह बलवन के संदर्भ में कहा गया है, बलवन के संदर्भ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बलवन के संदर्भ में। बलवन ने नियामत खुदाई की उपाधि धारण किया था, नियामत खुदाई का, यानी कि सुल्तान का पद वह मानता था कि ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है और वह ईश्वर का प्रतिबिंब यानी कि प्रतिनिधि है, नियामत खुदाई। ठीक है, बलवन राइट आंसर हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति बलवन ने अपनाया था। ठीक है, चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है इसमें से गलत पूछा गया है? देखिए, सभी के सभी कथन जो है यहाँ पर सत्य है। धर्म धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप करने से रोकता था, ये सही है बिल्कुल। सुल्तान की पद की स्वीकृति लेने के लिए, सुल्तान पद की स्वीकृति लेने के लिए खलीफा की अनुमति आवश्यक नहीं थी, ये भी ये मानता था। और निरंकुश राजतंत्र को बल देता है, ये भी सही दिया गया है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? वलय किस ग्रह के चारों ओर हैं? तो देखिए, शनि का जो वलय है ये ज़्यादा चमकीला है और ज़्यादा जटिल भी है, यह स्पष्ट दिखाई भी देता है आपको। लेकिन यहाँ पर चारों ओर वलय जो है इसमें से बृहस्पति, शनि और वरुण, बृहस्पति, शनि और वरुण तीनों के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान के उदाहरण जो है इसमें से देखिए, स्लेट भी है, क्वार्टजाइट भी है, फिलाइट भी है, संगमरमर होता है, शिस्ट होता है। संगमरमर और शिस्ट ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि भूपटल है और यहाँ पर उसका प्रतिशत कितना है भूपटल पर। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो ये 46.8% लगभग, एल्युमिनियम का 8.1%, लोहा का कितना है? तो लोहा का 5% और कैल्शियम का जो है कैल्शियम का 3.6%। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर अब आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ से राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। देखिए, करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? एक उष्ण कटिबंधीय है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय में लानोस आएगा, उष्ण कटिबंधीय में लानोस आएगा। लानोस कहाँ पर है? तो ये वेनेजुएला और कोलंबिया में है। ठीक है, सवाना आएगा और कंपास आएगा। ठीक है, कंपास जो कि ब्राज़ील में है, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ पर शीतोष्ण पूछा गया है, तो शीतोष्ण में स्टेपी, प्रेयरी, वेल्ड, डाउन्स और पंपास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको प्रेयरी दिया गया है। प्रेयरी, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, प्रेयरी अमेरिका में है, पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो अभी मैंने नाम बताया ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और उष्ण कटिबंधीय ये 3 ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, निम्न महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि घटते क्रम में आपको। तो सबसे जो है बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से और सबसे गहरा यह प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक है, फिर हिंद महासागर है और फिर आर्कटिक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ज्वार भाटा आने का पर किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें चंद्रमा का होता है। ठीक है, चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बाह्यमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च मात्रा में पाई जाती है? सर्वोच्च मात्रा में बाह्यमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए। आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं आयन मंडल में, और आयन मंडल के जो ऊपरी परत है वो बाह्यमंडल कहा जाता है उसको। और इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। देखिए, सिरक्को नामक स्थानीय पवन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में बहती है? सिरक्को जो है ये सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली एक गर्म हवा है। सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली यह एक गर्म हवा है, और जब अलग अलग देशों में
इसको अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मिस्र में इसको खमसिन कहा जाता है, मिस्र में इसको खमसिन कहा जाता है। लीबिया में इसको गिबली कहा जाता है, लीबिया में इसको गिबली कहा जाता है। इटली में इसको सिरक्को कहा जाता है, इटली में इसको सिरक्को के नाम से ही जाना जाता है। और स्पेन में इसको लेबेक कहा जाता है, स्पेन में इसको लेबेक कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। चलिए, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किन देश के बीच में है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है यह आपको पता है, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो ऑप्शन में भारत पाकिस्तान नहीं है, इसलिए कोई नहीं हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा डूरंड भारत अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से गांधी सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश में है और यह चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक दूरी पर स्थित है, यानी कि सबसे निकट स्थित है? कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, और सबसे निकट इसमें से जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? माउंट हैरियट एक नेशनल पार्क भी है जो अंडमान निकोबार में है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह जो है दक्षिणी अंडमान हो जाएगा माउंट हैरियट। मंगलोइड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? मंगलोइड प्रजाति जो है यह भारत में विद्यमान प्रमुख प्रजातियों में से एक है और यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तरी पूर्वी राज्य, इन सब क्षेत्रों में मंगलोइड प्रजातियां निवास करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसीलिए डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी जो है यह चंबल है। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ चंबल, केन और बेतवा। ठीक है, याद रखिएगा चंबल, केन, बेतवा ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर देखिए चंबल, बेतवा, फिर यहाँ पर चंबल, केन भी दिया गया है। तो ए भी सही है, सी भी सही है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कालपोंग जल विद्युत परियोजना, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है बताइए? कालपोंग जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कालपोंग नदी पर। ठीक है, कालपोंग नदी पर ही स्थित है अंडमान निकोबार में। किस शासक ने राजगृह के पास वेणुवन यानी कि बांस का बगीचा को बुद्ध को उपहार दिया था? वेणुवन बुद्ध को उपहार राजगृह के समीप किस शासक ने दिया था? तो यह शासक कौन? हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बिंबिसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अकबर के शासनकाल में बिहार का राज्यपाल कौन था? अकबर के शासनकाल में बिहार का राज्यपाल मुनीम खान था, मुनीम खान था। ठीक है, 1574 में अकबर ने दाऊद खां कररानी को हराया था और मुनीम खां को बिहार और बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। चलिए, नोनिया विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित था? नोनिया विद्रोह दरअसल हुआ था क्या? तो यह सोरा उत्पादन करने वाले जो लोग थे, सोरा उत्पादक का उन्हें उचित जो है मूल्य प्राप्त नहीं होता था, इसलिए यह सोरा उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र था सारण, वैशाली, पूर्णिया, तिरहुत, वहाँ पर हुआ था। तो सारण, वैशाली में हाजीपुर, पूर्णिया और तिरहुत भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह जी ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? तो ये आपको याद होगा, कैप्टन लीग्रैंड को हराया था। इस लड़ाई जो हुई थी इसमें कैप्टन लीग्रैंड के नेतृत्व में अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है, हालांकि बाबू कुंवर सिंह जो थे यह बुरी तरह घायल हो गए थे। तो ये कैप्टन लीग्रैंड हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने मुंगेर में किसान सभा 1922 का आयोजन किया था? किसान सभा का आयोजन 1922 में मुंगेर जिला में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह भी दिया गया है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला प्रश्न हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में कब स्टार्ट किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? पटना में नमक सत्याग्रह गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रेरित होकर के 16 से 21 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। 16 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? बागमती नदी जो है
यह भारत में जो है बिहार के उत्तरी भागों में सीतामढ़ी में प्रवेश करती है और यह कोसी नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, चलिए बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया था? राइट आंसर इसका 2006 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार में पहला रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो बिहार का पहला ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो था यह स्थापित किया गया था कब? तो 1948 में पटना में। 1948 में पटना में। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 1940 में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? बिहार के संदर्भ में बात किया जा रहा है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह जी थे, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। इसके बाद कुछ और भी सत्याग्रही थे इसमें, जैसे कि श्याम नारायण सिंह थे, गौरी शंकर सिंह थे, जानकी देवी थी और जगत तारिणी देवी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जानकी देवी भी है, गौरी शंकर सिंह भी है, श्याम नारायण सिंह का भी नाम याद रखेंगे, जगतारिणी देवी का भी नाम याद रखिएगा, जगतारिणी देवी का। ठीक है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विचारों का प्रसार हेतु आज़ाद हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया था आज़ाद समाचार पत्र का आज़ाद हिंदुस्तान बिहार के मुंगेर जिला में, मुंगेर हो जाएगा। चलिए स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो नेतृत्व पूछा गया है तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था। चलिए, और स्वदेशी ये जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के प्रभाव में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की एवं उसी को उपलब्ध न कराए जाने पर नंगा रहने का निश्चय किया, इसीलिए इसको नंगी हड़ताल भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र सर्च लाइट के संपादक कौन थे? सर्च लाइट के संपादक थे कौन? तो मुरली मनोहर प्रसाद और सैयद हैदर हुसैन। ठीक है, तो सैयद हैदर हुसैन भी है, मुरली मनोहर प्रसाद भी दिया गया है, तो एक से अधिक राइट आंसर होगा। गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये इसमें से हो जाएगा आपका 96.27%, इसमें आंसर बुक में दिया गया है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए एसआई प्रणाली के आधार पर, देखिए एसआई प्रणाली आधार इकाई बेस यूनिट और व्युत्क्रम यूनिट, यानी कि यहाँ पर देखिए व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड यूनिट और बेस यूनिट के बीच क्या अंतर है? बताइए। टोटल कितने फंडामेंटल यूनिट है? तो टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से? तो मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से आप बताइए। तो आधार इकाई माप की मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, जबकि व्युत्क्रम इकाई आधार इकाइयों का संयोजन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उपकरण का उसके प्रकार से मिलान कीजिए, तो ये सिंपल है। देखिए बैरोमीटर वायु दाब मापता है, ऑडियोमीटर ध्वनि मापने वाला यंत्र, टैकोमीटर गति मापने का यंत्र और डेंसिटी मीटर यह घनत्व मापने का यंत्र। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगा जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? तो यह बताता है कौन? बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर न्यूटन का पहला नियम है जो जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। देखिए जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहाँ मैं आपको बता दूंगा। चलिए गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो देखिए इसमें से सत्य कथन जो है ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ जी का मान घटता है, यानी कि पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? यह घटना क्या है? यह घटना कौन सी घटना है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए यह जो घटना है यह कौन सी घटना है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विवर्तन।
ठीक है, विवर्तन इसका राइट आंसर हो जाए, विवर्तन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिफ्रैक्शन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, डिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, यह घटना एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद तरंगों के फैलने के कारण बनती है, जैसे कि कैमरा या फिर टेलीस्कोप आप कहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए फ्रेंड्स, जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है, यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, उसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है। अब देखिए, इसमें से थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण जो है यह ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, यानी कि हवा से भरे जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, ये थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है। एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है, ये भी थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है। गर्म होने पर एक तरल उबलता है, यह थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस तापमान पैमाना किस पर आधारित है। सेल्सियस तापमान पैमाना जो है यह किस पर आधारित है, तो यह आधारित है पानी के क्वथनांक और पानी के हिमांक पर, ठीक है। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो आमतौर पर उसके आयतन का क्या होता है। गर्म किया जाता है तो पानी को उसका आयतन आमतौर पर बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होता है। तरंग विस्थापन जो होता है यह तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है, तो यह होता है अनुप्रस्थ तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग में होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में। और अनुदैर्घ्य तरंग में कणों का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर होता है। चलिए, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि तरंग की आकृति होती है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो यह होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है, जो प्रति सेकंड एक साइकिल के बराबर होता है। यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पदार्थ का मूल कण को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है, परमाणु राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग का लगभग बराबर इसमें से किसका होगा, तो यह गामा किरण का होगा, गामा किरण का होता है, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा, गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, यह आप जानते भी हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। बताइए, मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये किसका किया जाता है, बताइए। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल और भारी जल D2O का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मिलान करना है। यहाँ पर देखिएगा, हीरा जो है, हीरा क्या हो जाएगा, यह कार्बन का तत्व है। माणिक्य जो है, माणिक्य यह क्रोमियम का है। संगमरमर जो है, संगमरमर, बताइए, संगमरमर कैल्शियम का होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और सीमेंट जो होगा यह आपका हो जाएगा एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट। तो राइट आंसर इसका आप लोग मिला लेंगे। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहाँ पर, ऑप्शन बी में दिया गया है। अल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल, तो आपने देखा होगा जो चालक होते हैं, वाहन चालक, उन्होंने शराब पी रखी है या नहीं, पुलिस इसकी जांच करते हैं, इसी की बात की जा रही है। तो और अल्कोहल परीक्षण में पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का, यह कई बार आपने पहले भी पढ़ा होगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज है। पूछा गया ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का कितना होगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का पूछेगा तो 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 कर लेंगे। 78 नंबर है कि लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। तो लोहे में जंग लगना जो है यह ऑक्सीकरण के कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक जस्तीकरण किया जाता है
जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, किससे? जंग से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए ऑक्सीकरण के कारण जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस एल्युमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह पोटास फिटकिरी है, पोटास फिटकिरी है राइट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए पोटास फिटकिरी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से गन मेटल बनाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? गन मेटल का कॉपर, टीन और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर, टीन और जिंक का। ठीक है, कॉपर इसमें से कितना है? 88, टीन 8 से 10% और जिंक 2 से 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? तो इसमें से हाइड्रोजन के समस्थानिक जो हैं ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह पारा है। ठीक है फ्रेंड्स, पारा ध्यान रखिएगा, पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए पारा हो जाएगा। ठीक है, अमालगम बनाता है यह। उसके बाद देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? यूकैरियोटिक में, तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम उत्तरदायी है। ठीक है, राइबोसोम ध्यान रखेंगे, राइबोसोम हो जाएगा राइट आंसर। राइबोसोम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, दोनों में, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रिक्तिका यानी कि सेंट्रल, यहाँ पर देखिए केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। याद रखेंगे रिक्तिका केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है क्या है? तो यह पानी और अन्य पदार्थों को जमा करती है, स्टोर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो यह आयरन है, सिंपल है, आपको भी पता है। चलिए अगला प्रश्न कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है? बताइए। तो यह टीआरएनए है, टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए जिसको कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें पौधे के 3 प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, कौन कौन से? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम इसमें नहीं है। चलो उसके बाद देखिए कौन सा रोग जो है ये क्या लिखा गया है? किट्रिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होना चाहिए। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण यहाँ बना लीजिए। अच्छा, यहाँ पर बै अलग कर दिया गया है, तो ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण जो है होता है। तो क्षय रोग होता है, टीबी होता है। बाकी देखिए मलेरिया परजीवी के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, और पोलियो वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये आपको पता है कौन सा है? तो यह राइजोबियम है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो आमतौर पर जो फलीदार पौधे हैं, दलहनी पौधे हैं, उनके लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन से इसमें से असत्य फल का उदाहरण है? असत्य फल का उदाहरण, असत्य फल बताइए, असत्य फल के उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा स्ट्रॉबेरी है, अंजीर है, अनानास है। अनानास, अंजीर, स्ट्रॉबेरी नाम याद रखेंगे। उसके बाद सत्य फल की बात करें तो सत्य फल में आपका, सत्य फल क्या है? तो सत्य फल में इसमें आपका आम नारंगी हो जाएगा। और सत्य फल फूल के अंडाशय से बनते हैं और इनमें आम, संतरा, सेब ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? पहला भारतीय राज्य डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला यह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि विश्व के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है? विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है?
तो हेवन 1 है, हेवन 1 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेवन 1। चलिए, भारत द्वारा किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है? ऑपरेशन करुणा, तो यह म्यांमार में चक्रवाती तूफान आया था, इसी के लिए, ठीक है। चलिए, म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोचा तूफान यहाँ पर आया था, ठीक है, इसी के लिए चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक ऑपरेशन क्या है? दोस्त है। ऑपरेशन दोस्त भी याद रख लेंगे, सीरिया और टर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया था। और एक ऑपरेशन कावेरी है। ऑपरेशन कावेरी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ऑपरेशन कावेरी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, विशेष ओलंपिक, ठीक है, विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित कहाँ पर किया गया है? जर्मनी के बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी के बर्लिन में। और ये जो विशेष ओलंपिक होता है, स्पेशल ओलंपिक, यह हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। इसमें भारत ने 76 गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद बात करें 75 इसमें सिल्वर जीता था और 51 ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए, टोटल मेडल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 76 और 75, यानी कि 75 75 और 150, यानी कि 151 हो गया। और फिर देखिए ये 51 हो गया, यानी कि 100 टोटल कितना जीता था? 202 पदक जीता था, ठीक है। चलिए 94 के बाद 95 पे हमारा कि सुरक्षित मातृत्व अभियान सुमन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? बताइए। तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संस्थानों की NIRF रैंकिंग में नया जोड़ा गया विषय है? NIRF रैंकिंग में जोड़ा गया नया विषय है, चलिए बताइए। तो यह जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्र हो जाएगा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के दिन मनाया जाता है और इसका थीम पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किससे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मैंडोस को, ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो ये UAE के हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और WMO की बात करें तो WMO, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। चलिए अगला प्रश्न है कि सैन्य अभ्यास इक्वेरिन भारत और किस देश के बीच का अभ्यास है? तो इक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच का एक सैन्य अभ्यास है और इसका 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक IBR आधारित UPI समाधान पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो यह बैंक बन गया है PNB, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हरा करके महिला जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? महिला जूनियर एशिया कप 2023 दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक इसमें क्या है? भारत का रैंक इसमें 38वां है, ठीक है, 38वां है और यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर सिंगापुर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 103 नंबर की अधंता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य। तो यह राज्य जो है, यह राज्य कौन सा है? यह राज्य राजस्थान है। कौन सा राज्य है? तो यह राज्य राजस्थान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि नए संसद भवन में हाल ही में स्थापित ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है? बताइए, सेंगोल काफ़ी चर्चा में रहा था, यह संबंधित है चोल राजवंश से, ठीक है, चोल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोल, ठीक है। देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको पता है फिजी में हुआ था, फिजी में हुआ था। फिजी की राजधानी भी याद रखेंगे, सुआ फिजी की राजधानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर वाटर कम्युनिकेशंस के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए किस संस्थान ने DRDO के साथ साझेदारी किया है? तो यह संस्थान कौन सा है? तो यह संस्थान जो है यह IIT मद्रास है, IIT मद्रास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नासा ने निम्नलिखित में से किस ग्रह को सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह बताया है? तो यह अब शनि हो गया है, शनि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में भारत में किस स्थान पर
कैस्केड रेनिड मेढकों की एक नई श्रृंखला अमोलोपोड सीजू की खोज की गई है। अमोलोपोड सीजू की, तो यह कहाँ पर, तो यह मेघालय में। ठीक है, चलिए इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है, तो इटालियन ओपन जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, पुरुष वर्ग में जीता है, और महिला वर्ग में जीता है एलेना रायबकीना ने, एलेना रायबकीना ने। ठीक है, एलेना रायबकीना ने। ठीक है, याद रखिएगा महिला वर्ग में। अगला प्रश्न में हमारा कि एबल पुरस्कार 2023 गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, यह दिया गया है लुई कैफेरली को। ठीक है, लुई कैफेरली को याद रखेंगे, अर्जेंटीना के यह गणितज्ञ हैं लुई कैफेरली। संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड 2023 किस भारतीय राज्य में जगा मिशन को प्रदान किया गया। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जगा मिशन उड़ीसा का है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया है। देखिए यूट्यूब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसको, नील मोहन हो जाएगा। इसके बाद देखिए छेरछेरा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो यह छेरछेरा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए डॉकीलैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है, किस राज्य में, तो ये मेघालय में किया गया है। ठीक है, मेघालय में किया गया है लैंड पोर्ट डॉकी। ठीक है, याद रखिएगा मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि ओडिशा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है, यह किस देश में स्थित है। ओडिशा, ओडिशा किस देश में है, तो यह यूक्रेन में है। ठीक है, यूक्रेन में है, यह यूक्रेन में है। यह काला सागर पर स्थित यूक्रेन का एक बंदरगाह शहर है। ठीक है, चलिए यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, इसे भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में बिहार सरकार बिहार के 4 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। इनमें से कौन सा 4 में से नहीं है, बताइए। तो ये 4 जो हैं कौन कौन से हैं, तो ये उदयपुर जो झील है पश्चिम चंपारण में, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी है पश्चिम चंपारण में, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, गोगाबिल झील कटिहार, और गोकुल जलाशय बक्सर के। ठीक है, तो याद रखिएगा उदयपुर, विक्रमशिला, गोकुल जलाशय, और एक और याद रखेंगे, एक और नाम मैंने बताया था आपको, गोगाबिल झील कटिहार। ठीक है, कौन नहीं है, तो सभी हैं इसमें से, ऑप्शन ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन सा देश 2022-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर के उभरा है, यह देश कौन सा है, तो यह देश जो है यह बना है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड बना है। ठीक है, नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य नीदरलैंड है। सबसे पहला पूछेगा तो यूएसए है, दूसरे नंबर पर यूएई है, पहले पर यूएसए, दूसरे पर यूएई, और तीसरे पर नीदरलैंड। ठीक है, चलिए नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए हाल ही में मन की बात का 100वां एपिसोड किस तारीख को आयोजित किया गया था, तो ये 30 अप्रैल 2023 को किया गया था। ठीक है, 30 अप्रैल 2023 को, 30 अप्रैल 2023 को, और इसके अवसर पर 100 रुपयों का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक है, चलिए मन की बात का पहला एपिसोड कब हुआ था, तो 3 अक्टूबर 2014 को, 3 अक्टूबर 2014 को। उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह एमएसएमई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म। चलिए इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र ऋण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगों को औपचारिक दायरे में लाना है। चलिए अगला प्रश्न है कि वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो यह वाराणसी में किया गया। ठीक है, वाराणसी में। और टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है कब तक, भारत सरकार के द्वारा, तो 2025 तक, इसे भी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह अधिकार है विधि द्वारा, तो देखिए अनुच्छेद 3 में आपको पता है कि इसका अनुसार संसद को अधिकार दिया गया है किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत ही 2 शर्त का वर्णन किया गया है। इसका अनुसार इससे संबंधित कोई भी परिवर्तन वाले विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश की जा सकती है, और दूसरा, इस प्रकार के विधेयक पारित हो जाने पर राष्ट्रपति इस विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास भेजेंगे।
राज्य द्वारा व्यक्त किए गए मत को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए संसद को जो है बात नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो यह अधिकार परीक्षा लेख है। अधिकार परीक्षा लेख है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा लेख हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान प्रदत्त निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए कौन सा कथन इसमें से सत्य है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ये गलत है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, न कि विदेशियों पर। तो बिल्कुल ये सही है, मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, न कि विदेशियों पर। ठीक है, जबकि भारतीय संविधान में वर्णित कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं, मौलिक कर्तव्य है, एक मिनट, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने किया था, ये सही है। तो 2 और 3 इसमें से सही है, 2 और 3 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लाभ के पद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद तहत परिभाषित किया गया है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है, बताइए राइट आंसर। देखिए भारतीय संविधान में या फिर संसद के द्वारा पारित किसी भी अन्य विधि में लाभ के पद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, हालांकि लाभ के पद को संविधान में उल्लेख जरूर किया गया है। ठीक है, जैसे कि कोई भी संसद सदस्य के लिए लाभ के पद धारण करने से संबंधित निर्हता को स्पष्ट करता है। राज्य विधानसभा को किसी सदस्य के लिए लाभ के पद के धारण करने का निषेध किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। न्यूनतम आयु सीमा जो है यह निर्धारित नहीं है उच्च न्यायालय की, लेकिन एक बार जब आप पद धारण कर लेंगे तो 62 वर्ष की उम्र तक आप इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय की अगर बात की जाए तो 65 वर्ष है, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है। ठीक है, चलिए तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संसद राज्य सूची के किस विषय पर तभी कानून बना सकती है जब बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद 249 में उल्लेख है कि संसद राज्य सूची के मदों पर कानून बना सकती है। ठीक है, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य को रखा गया है तब। अंतर्राष्ट्रीय समझौते या विदेशी शक्तियों के साथ संधियों के लिए भी आवश्यक है यह। राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 128 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज की अनुशंसा से संबंधित एल.एन. सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। एल.एन. सिंघवी समिति का गठन जो है यह 1986 में किया गया था। उपरोक्त में से कोई नहीं, बलवंत राय मेहता कमेटी का 1957 में, अशोक मेहता का 1977 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है। तो ये 22% है, 22% है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस समिति ने अपने रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा को 1000 रुपया, ठीक है, और ग्रामीण परिवारों के लिए 816 रुपया प्रति माह निर्धारित किया था। ठीक है, 22% हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इसका अतिरिक्त श्रमिकों का कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई भी कमी नहीं होती है। तो यह कौन सा है, तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करिए और सही कथन इसमें से चुन करके आपको बताना है। सही कथन इसमें से बताना है। देखिए इस खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु 2013 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, कौन सा कथन असत्य पूछा गया, सत्य नहीं असत्य, तो ये सत्य दिया गया है, ये भी सत्य दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी कथन इसमें से असत्य नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन में शामिल होता है। भुगतान संतुलन में व्यापार की मद
उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिए अदृश्य व्यापार मध्ये, उसके बाद ऋण शामिल होता है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना किया गया था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, इसलिए 1 और 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है तो देखिएगा यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 135 नंबर कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है? तो यह धनराशि जो है यह कितना है? तो यह धनराशि 250 करोड़ रुपया है। उसके बाद देखिए बिहार बजट 2023-24, बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण मैं अलग से आपको कवर करवा दूंगा। इसके अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया जाएगा? तो यह किस पर किया जाएगा? तो याद रखेंगे शिक्षा पर, ठीक है, शिक्षा पर किया जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? चलिए बताइए कितना प्रतिशत है? तो यह 2.9% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? सेवा क्षेत्र का योगदान 60.7% है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का 21.2% और द्वितीयक क्षेत्र का 18.1% है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 30,799 रुपया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार सरकार ने कुल देनदारी में कितना प्रतिशत लोक ऋण का रखा है? तो ये रखा है 81.1%। फ्रेंड्स देखिए 141 से लेकर के 150 तक में मैथ के प्रश्न है। टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन 140 प्रश्नों में से अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को शेयर भी जरूर